हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम नदियों द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों का अध्ययन कर रहे हैं। नदी के द्वारा पर्वत या चट्टान का अपर्दन किया जाता है और उसके द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने वी आकार की घाटी पढ़ी थी और आज हम जलप्रपात और छिपरिका के बारे में जानेंगे। देखो, जलप्रपात के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि जो इसको देखो अपने शब्दों में जो झरना होता है, वाटरफॉल, उसे ही जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात एक दर्शनीय जगह होती है। लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए जाते हैं, लेकिन भूगोल की दृष्टि से इसका हम अध्ययन करेंगे। देखो, जो जलप्रपात है और जो छिपरिका है, दोनों ही नाम लिखे हुए हैं। ये दोनों लगभग एक ही समान होते हैं, लेकिन इनमें फर्क यह है, जो जलप्रपात होता है वो अधिक ऊंचाई से गिरता है और जो छिपरिका है उसकी ऊंचाई इतनी अधिक नहीं होती। यह कम ऊंचाई से यहाँ से जल है वो गिरता है। यानी जलप्रपात है ये एक विस्तृत रूप है और जो छिपरिका है ये इसका एक छोटा रूप है, और दोनों ही लगभग समान से ही होते हैं ये। तो जलप्रपात है, इसमें देखो, जो अगर नदी है, कोई जो पर्वतों से अगर कोई नदी है गिर रही है तो वो देखो ऊंचाई से गिरती है तो वो ही जलप्रपात कहलाता है। ठीक है, जैसे ये ऊंचाई है, यहाँ से नदी गिरेगी नीचे तो ये जलप्रपात कहलाएगा। तो इसमें देखो जो ढाल होते हैं इसके खड़े होते हैं। खड़े ढाल का मतलब देखो अधिक ऊंचाई से गिरेगी, इस तरह से ढाल होता है। ठीक है, तभी तो देखो नदी है जो ऊंचाई से गिरेगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि इसमें जो ढाल होता है वो तीव्र होता है, खड़ा ढाल होता है इसमें। और उसके बाद देखो छिपरिका की अगर बात करें तो छिपरिका की जो ऊंचाई अधिक नहीं होती। मान लो यहाँ से जलप्रपात बन रहा है तो कम ऊंचाई से छिपरिका बनेगी, इसकी ऊंचाई अधिक नहीं होती और जो पानी का जो वेग होता है वो भी कम होता है। अब देखो, जो जलप्रपात है ये भी क्या अपर्दन ही होता है इससे। जैसे वर्तमान में अगर कहीं जलप्रपात है, कहीं झरना है, ये देखो, तो यहाँ क्या होगा, ये जो पर्वत है इसका भी कटाव होगा, इसका भी अपर्दन होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, कटाव हुआ। पहले ऊंचाई अधिक थी, अब मान लो कम हो गई, तो अब जो नदी है वो यहां से प्रवाहित होगी। ठीक है, इसका फिर अपर्दन होगा। मतलब नदी का कार्य क्या है, आधार तल को प्राप्त करना। ठीक है, अब जो नदी है यहाँ से प्रवाहित होगी, अब इस तरीके से वो प्रवाहित होगी, यानी नदी का जो ढाल है वो भी कम हो जाएगा। तो ये सारे अपर्दन के ही प्रकार हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग ये अपर्दन का जो कार्य है नदी द्वारा वो होता रहता है। तो जो वर्तमान में जो जलप्रपात है, यानी आने वाले कुछ सालों में फिर वो समाप्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर्वत का अपर्दन हो रहा है, इस वजह से। यहाँ देखो, जब जलप्रपात की बात चली है तो देखो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, देखो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उसका नाम है एंजल। एंजल जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई है 979 मीटर, 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। एंजल जलप्रपात
979 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, एंजल जलप्रपात की यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद यह कहाँ स्थित है, ये देखो वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला कंट्री है, वहां ये स्थित है एंजल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी हाइट है 979 मीटर। अब जब विश्व की बात चली है तो हम भारत की भी बात करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, देखो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उसके कई नाम है। इसका नाम महात्मा गांधी भी है, महात्मा गांधी जलप्रपात। एक अन्य नाम भी है जोग जलप्रपात, और एक अन्य नाम है गाड सप्पो जलप्रपात। ठीक है, तो इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है देखो 255 मीटर है। महात्मा गांधी या जोग जलप्रपात या गाड सप्पो जो जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। ठीक है, अब ये है देखो कर्नाटक, भारत के कर्नाटक राज्य में, भारत के कर्नाटक में शरावती नदी पर, शरावती नदी, यहाँ पे ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये स्थित है। तो इसको अच्छे से आप नोट कर लेंगे, आगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये काम आता है। ठीक है, तो ये देखो जलप्रपात और छिद्रिका हो गई है। जलप्रपात यानी जिसके ढाल अधिक खड़े होते हैं और अधिक ऊंचाई से और वेग के साथ जब जल गिरता है तो वो जलप्रपात कहलाता है। छिद्रिका यानी जिसका ढाल है वो कम होता है, उसे छिद्रिका कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अपने जलगर्तिका। अब देखो जलगर्तिका तो आपको पहले भी बताया था जलगर्तिका के बारे में। जलगर्तिका, ठीक है, जलगर्तिका के बारे में पिछले वीडियो में बताया था आपको। जब नदी प्रवाहित होती है अपने साथ अवसादों के लेके, अवसाद का मतलब कंकर पत्थर हैं, ये अवसाद होते हैं। तो ये अवसाद नदी की जो तली होती है उसमें अपर्दन का कार्य करते हैं। अब नदी की तली में एक छेद कर देते हैं, और वो जो छेद होता है वो बहुत अधिक गहराई तक होता है, बहुत अधिक डीप होता है। जैसे एक कारपेंटर होता है, उसके पास एक ड्रिल मशीन होती है, तो वो लकड़ी में जैसे ड्रिल मशीन से छेद करता है, तो उसी तरीके से जो नदी होती है उसके भी तल में देखो ये छेद कर देता है। ठीक है, कोई नदी है या कंकर पत्थर है तो ये क्या है, छेद कर देते हैं। तो इसे ही देखो जलगर्तिका कहते हैं। और ये इनका आकार बहुत बड़ा होता है, कुछ मीटर से सैकड़ों मीटर तक होता है। ठीक है, यानी ये जो कंकर पत्थर होते हैं नदी की तली में अपर्दन का कार्य करते हैं, और उसको ये नदी का जो बहाव होता है उसके साथ बहुत तेजी से घूमते हैं। घूमकर ये जो नदी की तली होती है उसके अंदर प्रवेश करते जाते हैं। इनका देखो गहराई अधिक होती है। इनकी जो जलगर्तिका है इनकी गहराई
अधिक होती है, गहराई अधिक होती है और इनका व्यास कम होता है, यानी जो चौड़ाई है इनकी वो कम होती है, और आकार प्रारंभ में इनका देखो अंडाकार होता है, आकार इनका एक अंडाकार होता है, अंडे की तरह इनकी आकृति होती है। मगर यह जो क्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। जब क्रिया निरंतर चलती रहती है तो एक बहुत बड़ा, यानी बहुत जो जल गर्तिका है इसका आकार बढ़ जाता है, बहुत बड़ा इसका आकार हो जाता है। जब इसका आकार बढ़ जाता है तब इसे अवनमन कुंड कहते हैं, अवनमन कुंड। ठीक है, देखो जल गर्तिका है, इसका जो आकार अगर छोटा होता है तब तो यह जल गर्तिका ही कहते हैं इसे, लेकिन निरंतर के अपर्दन यानी लगातार जब अपर्दन होता रहता है तो इसका जो आकार है वो बढ़ जाता है, तब इसे अवनमन कुंड कहते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप जल गर्तिका। देखो नदी प्रवाहित होती है, नदी के साथ अवसाद होते हैं, अवसाद अपर्दन का कार्य करते हैं, नदी की जो तली है उसे गहरा करते हैं। तो प्रारंभ में इसका जो आकार होता है वो अंडाकार की तरह अंडाकार होता है, गहराई अधिक होती है, व्यास कम होता है, आकार कुछ मीटर से सैकड़ों मीटर तक इनका आकार होता है। जब जल गर्तिका का आकार बड़ा हो जाता है तब इसे अवनमन कुंड कहते हैं। तो यह है जल गर्तिका। जल गर्तिका के बाद हम पढ़ते हैं संरचनात्मक सोपान। देखो डायग्राम बनाया हुआ है बोर्ड पर पहले से ही संरचनात्मक सोपान का। डायग्राम को देखो क्या समझ में आता है आपको। संरचनात्मक सोपान। अब देखो संरचनात्मक सोपान है, ये क्या होते हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो नदी जो प्रवाहित होती है तो नदी है ये चट्टानों का अपर्दन करती है। अब चट्टानें जो होती हैं वो अलग अलग खनिजों से मिलकर बनी होती हैं। कुछ चट्टानें देखो, कुछ चट्टानें कठोर होती हैं तो कुछ जो चट्टानें हैं वो कोमल होती है, सॉफ्ट होती है। अब आप ये बताओ कि अपर्दन किसका होगा सबसे पहले। सबसे अधिक जो अपर्दन है वो किसका होगा, कोमल चट्टान का होगा या कठोर चट्टान का होगा। तो देखो स्पष्ट है कि जो कोमल चट्टान है इसका अपर्दन अधिक होगा क्योंकि यह सॉफ्ट है, आसानी से इसका अपर्दन हो जाएगा। और जो कठोर चट्टान है इसका अपर्दन कम होगा क्योंकि यह कठोर है, इतनी आसानी से ये जल में नहीं घुल पाएगी, ना ही अपर्दन हो पाएगा इसका। तो ये जो देखो डायग्राम है, ये जो टेढ़ी लाइनें हैं, तिरछी लाइनें हैं, ये तो है कठोर चट्टान, और जो डॉट डॉट किए हुए हैं ये है कोमल चट्टान है। अब देखो ये जो चट्टान है, ये चट्टान है कठोर चट्टान है, इसका अपर्दन कम हुआ है, बल्कि ये जो डॉट डॉट है चट्टान इसका अपर्दन अधिक हुआ है। ये देखो अंदर की तरफ चली गई है ना, अंदर की तरफ चली गई है। उसके बाद इस तरह की देखो आकृति बन जाती है एक सोपान की तरह। सोपान मतलब देखो एक सीढ़ी की तरह आकृति बन गई है, तो इसे सोपान ही कहते हैं, एक सीढ़ी नुमा आकृति बन गई है। यानी जो आगे निकली हुई जो चट्टानें हैं वो है कठोर चट्टानें क्योंकि उनका अपर्दन कम हुआ है, और जो पीछे की तरफ जो चट्टानें हैं वो है कोमल चट्टानें, यानी उनका जो अपर्दन है वो अधिक हुआ है। तो इस तरीके से एक संरचनात्मक सोपान की रचना होती है। सोपान का मतलब एक सीढ़ीदार आकृति सी बन जाती है
इसे ही संरचनात्मक सोपान कहते हैं। तो 3 आकृतियां है। इस आकृतियां बताइए आपको, जलप्रपात और छिद्रिका, जल गर्तिका और संरचनात्मक सोपान। अब हम पढ़ते हैं नदी वेदिका। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट है नदी वेदिका। नदी वेदिका नदी वेदिका देखो क्या होती है। डायग्राम बनाया है इस पे, बोर्ड पे देखो डायग्राम बना हुआ है नदी वेदिका का। अब नदी वेदिका की जो स्ट्रक्चर है और क्या होती है उसको समझते हैं पहले। देखो नदी की 3 अवस्थाएं बताई थी, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था या जीर्णावस्था। जब जो नदी है ये अपनी जीर्णावस्था में बाढ़ का मैदान का निर्माण करती है। और जो बाढ़ का जो मैदान है वो विस्तृत होता है, यानी बड़ा होता है, काफी अधिक फैला होता है। और इस दौरान जो नदी है ये रेत और बजरी है और जलोढ़ मिट्टी बजरी है, उनका क्या है निक्षेप करती है। निक्षेप करने का कार्य करती है नदी। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे पेनिप्लेन है यानी समप्राय मैदान, पेय की जो पेय का सिद्धांत पढ़ा था हमने, उसमें मैंने बताया था आपको अगर कोई संरचना है वो अगर पेनिप्लेन यानी समप्राय मैदान में है, जरूरी नहीं है कि वो समप्राय मैदान बन जाए। भू हलचल के कारण अचानक से वो जो समप्राय मैदान है वो ऊपर भी उठ सकता है फिर, ठीक है। वो ही कंडीशन नदी वेदिका में होती है, ठीक है। अब इसमें नदी वेदिका में देखो जो सागरीय भाग है तो उसमें देखो परिवर्तन के कारण परिवर्तन होता है, यानी वो भाग ऊपर उठ जाता है, यानी जो नदी जो प्रवाहित हो रही है उसमें एक व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। व्यवधान ऊपर होने से जो नदी है जो जीर्णावस्था में थी वो पुनः युवावस्था में आ जाती है, ठीक है। अब युवावस्था में नदी आ जाएगी तो क्या होगा, वही नदी की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी, अपरटन की क्रिया है वो अधिक हो जाएगी और नदी अपनी जो घाटी है उसे गहरा करती है। तो इस तरह के परिवर्तन होते हैं। तो ये देखो ये जो नदी वेदिकाएं हैं कॉर्नर में है, ये बाढ़ के मैदान है, ठीक है। ये पूर्व की है, पहले की या प्रारंभिक, इसकी प्रारंभिक अवस्थाएं हैं। लेकिन जो नदी है वर्तमान में यहाँ प्रवाहित हो रही है। ये जो नदी वेदिकाएं हैं इसकी पहले की बनी हुई है, लेकिन नदी में व्यवधान हुआ उसकी वजह से ये युवावस्था में आई और अब ये वर्तमान में इस जगह से प्रवाहित हो रही है। तो इस तरह की जो संरचना बनती है उसे नदी वेदिका कहते हैं। और ये भी देखो एक सोपानाकार या एक सीढ़ीनुमा आकृति होती है। और जैसे आप पढ़ रहे हो, YouTube से क्लासें हैं आपकी लगाई जा रही हैं। इसके अलावा आप बुक्स भी इश्यू करवा लो लाइब्रेरी से,
बुक्स है सभी को स्टूडेंट्स को दी जा रही है, क्योंकि साथ में बुक्स भी होगी आपके और उसमें भी जो डायग्राम है आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और जल्दी से वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, यानी जो बुक्स है वो भी आपके पास होनी चाहिए और लाइब्रेरी है बुक्स है अपने पास तो आप इश्यू करवा सकते हो और अपनी जो स्टडी है उसे और भी अच्छा बना सकते हो। तो ये थी देखो नदी वेदिका। तो नदी वेदिका में क्या है कि इसके दोनों और जो सोपानाकार वेदिकाएं मिलती है, दोनों तरफ एक सोपानाकार या सीढ़ी नुमा एक आकृति होती है। देखो इसमें जो नदी है इसे नदी को नवोन्मेष कहते हैं। जो नदी है जो परिवर्तित हो रही है उसे नवोन्मेष या पुनर्युवन है ना। पुनर्युवन कहते हैं, यानी पुनः ये जो नदी है अपनी युवावस्था में आ जाती है, इस कंडीशन को पुनर्युवन कहते हैं। तो जो नदी है अपने पहले वाली जो बाढ़ के क्षेत्र है वो बना देती है, उनमें फिर ये प्रवाहित नहीं होती है, एक अलग से अपना रास्ता है वो बना लेती है। तो इस तरीके से नदी वेदिका है, नदी वेदिका जो संरचना है इसकी निर्माण होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। नदी विसर्ग है, उसके बाद पेनिप्लेन संप्राय मैदान है, ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।